कमरा चीखों से गूंज उठा क्योंकि नंदों ने मिलकर प्रतिभा को बहुत मारा क्योंकि बुखार की वजह से उसने खाना नहीं बनाया था। बाहर प्रतिभा की गरीब माँ कह रही थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं इसे घर ले जाती हूँ। इधर नंदों ने भाई को फोन किया और कहने लगी भाभी कामचोर है और सब कुछ मायके वाले को दे आती हैं। नंदों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और भाई से कहा कि भाभी घर छोड़कर चली गई हैं। कुछ समय बाद संतोष इंडिया आया और प्रतिभा को लेने गया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हम रानी बनाकर रखेंगे आपकी प्रतिभा को, इस बात की तो आप चिंता ही ना करें। रिश्ते के लिए आई हुई लड़के की बहन ने बहुत प्यार भरे स्वर में कहा। प्रतिभा शर्मा सी गई। वो सामने ही कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। आज उसका रिश्ता पक्का हो रहा था, मोहल्ले के रिश्ते कराने वाली आंटी के जरिए। ये रिश्ता जब उनके घर आया था तो किसी को यकीन ही ना आया कि प्रतिभा के भाग्य खुल गए हैं। लड़के की माँ बाप दोनों ही ना थे, सिर्फ 3 बहनें थी जिनमें 2 तो शादीशुदा और अपने घरों में खुशहाल थी। सिर्फ छोटी थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। घर में नौकर चाकर थे। लड़का विदेश में बहुत अच्छी नौकरी पर था और इन दिनों इंडिया आया हुआ था। प्रतिभा की होने वाली नंदे प्रतिभा पर वारी सदके जा रही थीं। प्रतिभा की गरीब माँ अपने आंसू पोंछते हुए दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि ये रिश्ता उसकी बेटी के लिए अच्छा साबित हो। वो अब अपनी जगह से उठी और उसने बटुए में से एक 200 का नोट निकाला। बाहर से बच्चों को आवाज देकर बुलाते हुए उन्होंने उसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। अंदर प्रतिभा की होने वाली नंदे खूब बातें कर रही थीं। भाई तो बड़ा खुश हो जाएंगे जब उन्हें इतनी प्यारी पत्नी मिलेगी, और वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से कोई काम भी नहीं करवाया करूंगा। प्रतिभा ये बातें सुन सुनकर खुश होती जा रही थी। शादी की तारीख उसी दिन तय हो गई। प्रतिभा की माँ इतनी क्षमता न थी कि वो धूमधाम से बेटी की शादी करती। उसकी अभी 2 बेटियां और भी थी, मगर सौभाग्य से प्रतिभा का होने वाला पति संतोष काफी समझदार इंसान था। उसने वहीं बैठे बैठे अपनी बहनों को फोन करके कह दिया कि लड़के वालों से दहेज की किसी तरह की कोई डिमांड न करें। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि प्रतिभा की नन ने खुद भी ये कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगले बुधवार को प्रतिभा की शादी कर दी गई। लड़के वालों की तरफ से कुछ खूबसूरत जोड़े और शादी का एक जोड़ा आया, जिसे पहनकर प्रतिभा संतोष की दुल्हन बन गई। दुल्हन बनी प्रतिभा को संतोष के घर लाया गया तो प्रतिभा की आंखों में कई सारे सपने थे। उसे संतोष के कमरे में बैठा दिया गया। वो अपने धड़कते दिल को संभाले हुए संतोष का इंतजार करने लगी। नंदे कुछ देर पहले तो घर में आसपास ही नजर आ रही थी, मगर अब ना जाने कहाँ सबकी सब गायब हो गई थी। मेहमान तो घर में ही थे, मगर प्रतिभा को ना जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला। प्रतिभा ने चौंक कर अपना सर और झुका लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। शायद संतोष कमरे में आया था। वह थोड़ी देर तक इंतजार करती रही, मगर फिर कोई न बोला तो उसने चौंक कर अपना सर उठाया। सामने बड़ी नंद माथे पर तेवरी चढ़ाए प्रतिभा को घूर रही थी। अभी घर में सही से पाँव पड़े नहीं हैं और तुमने अपनी मनमोहसियत फैलाना शुरू कर दी। भाई के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मजबूरन वो वहां चले गए हैं। अब इस तरह बुत बनकर बैठी ना रहो, उठकर अपने कपड़े बदलो और सो जाओ। भाई अब सुबह से पहले घर नहीं आएंगे। प्रतिभा की बड़ी नंद उर्मिला आंखें निकालते हुए कह रही थी। प्रतिभा का दिल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उर्मिला को क्या हो गया है। पहले तो वो जब भी बोलती थी उसके स्वर में शक्कर घुली होती थी, मगर आज तो ऐसे बोल रही थी जैसे प्रतिभा उसकी पुरानी दुश्मन हो। प्रतिभा यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जब वो दोबारा से चिल्लाई, अरे बहरी हो गई हो क्या? माँ ने दहेज न देने के साथ साथ इतनी भी तमीज नहीं थी कि बड़ी नंद के कुछ कहे तो फौरन ही उठकर वो बात माननी चाहिए। अब जल्दी उठो या ऐसे ही बेड तोड़ती रहोगी बेशरम कहीं की। नहीं आ रहा संतोष, उठकर अपना हाथ मुंह धो लो। बड़ा सदमा लग गया है तुम्हें, पति के आज की रात तुम्हारे पास नहीं आया। प्रतिभा उर्मिला की आवाज पर शर्मिंदा सी हो गई और नहीं में सर हिलाते हुए जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उर्मिला उसे लगभग घसीटते हुए उसे वॉशरूम तक के दरवाजे तक ले गई। जाओ अंदर जाओ और कपड़े बदल कर बाहर आओ, और सुनो चेहरे से अच्छी तरह से मेकअप साफ कर लेना, उर्मिला ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा। तो प्रतिभा खामोशी से बाथरूम के अंदर चली गई। वो पहले ही अच्छी थी, मगर आज उसकी सहेली ने दुल्हन वाला जो मेकअप किया था इसके बाद तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो चाहती थी संतोष उसके इस रूप को देखे और तारीफ करे, लेकिन दुर्भाग्य से संतोष न जाने कहाँ चला गया था। प्रतिभा का दिल बुझने लगा, मगर वो समझौता करने वाली लड़की थी। उसने ठंडी सांस भरी और मेकअप साफ करके और कपड़े बदल के वॉशरूम से बाहर निकल आई। उर्मिला अलमारी खोले खड़ी उसके कपड़े देख रही थी। उसे देखते ही अलमारी जोर से बंद की और उससे कहने लगी, हाँ आप ठीक लग रही हो, चलो बेड पर चढ़ो और सो जाओ, भाई सुबह आएंगे। प्रतिभा खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई। उर्मिला कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, मगर फिर न जाने क्या सोचकर पीछे मुड़कर खूबसूरती से सजी हुई सेज को देखने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से निकल गई। प्रतिभा को नींद तो नहीं आ रही थी, मगर सोना मजबूरी थी। उसने उठकर लाइट बंद करना चाही, मगर ऐन उसी समय धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला
और बहुत सारे बच्चे एक लाइन में कमरे में अंदर आ गए। सबके सब शोर मचा रहे थे। इतना हंगामा देखकर प्रतिभा बौखला गई। बच्चे बहुत बदतमीज लग रहे थे। सारे बच्चे एकदम फूलों वाली सेज की फूलों की लकड़ियां खींच खींच कर तोड़ने लगे। प्रतिभा अरे अरे करती रह गई। उसका दिल दुख रहा था। सेज बहुत सुंदरता से सजाई गई थी। प्रतिभा मना कर देती तो बड़ी बात बन जाती। बच्चे थोड़ी देर में पूरी सेज बर्बाद करके फिर से शोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गए, यूं जैसे उन्हें किसी ने यही काम करने को कहा हो। प्रतिभा अफसोस से बेडरूम के फर्श पर बिखरे हुए फूलों को देखती रह गई। उसका दिल बहुत खराब हो रहा था। उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा और तभी उसकी नजर बाहर बैठी हुई नंदों पर पड़ी। वो सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए जोर जोर से हंस रही थीं। प्रतिभा नासमझी से उन्हें देखती रही और फिर न दरवाजा बंद करके बेड पर आकर लेट गई। थोड़ी देर वो सोने की कोशिश करती रही और आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह 8 बजे कमरे के दरवाजे पर खटका सा हुआ तो उसकी आंख खुली। संतोष दरवाजा खोलते हुए अंदर आ रहा था, मगर अचानक ही वो ठिठक गया। अंदर कमरे की उजड़ी हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। सारी सेज बर्बाद हो चुकी थी और पूरे कमरों में फूलों का कचरा था। उसे गुस्सा आ गया। उसने सवालिया नजरों से प्रतिभा को देखा और तभी खुले दरवाजे से प्रतिभा की दूसरे नंबर वाली नंद अंदर आ गई। उसने संतोष को देखते साथ कहा, संतोष भाई आप आ गए, कैसा है आपका दोस्त? अब फिर उसने कमरे को देखा और जैसे उछल पड़ी, अरे ये सेज का क्या हाल कर दिया प्रतिभा? क्या पसंद नहीं आई थी तुम्हें जो तुमने ये सारे फूल नोच कर फेंक दिए? अरे भाई ने इतने प्यार से सजाई थी, तुमने इसे खराब क्यों किया? प्रतिभा हक्का बक्का रह गई। संतोष भी अब सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। प्रतिभा ने सफाई देने की कोशिश की, नहीं नहीं दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो बस वो बच्चे। अभी उसकी बात आधी मुंह में थी कि उसकी नंद इसकी बात काटकर बोली, अरे संतोष कल तो हम इतना ज्यादा थक गए थे कि बस घर आते साथ ही सारे बच्चे सो गए और हम लोग तुम्हारे इंतजार में थोड़ी देर जागते रहे, फिर हम भी सो गए। क्या कह रही थी प्रतिभा, तुम बच्चों ने क्या किया? नंद ने प्रतिभा की तरफ मुड़कर कहा, मगर उसकी कड़ी नजर प्रतिभा को घूर रही थी। प्रतिभा चुप सी रह गई। मगर संतोष का दिल बुरा हो चुका था। उसे यही लग रहा था कि सेज को प्रतिभा ने खुद खराब किया है। भाई आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, नंद ने कहा, मगर संतोष ने नाश्ते के लिए मना कर दिया था। वो कुछ देर सोना चाहता था। दरवाजा बंद करके प्रतिभा की नंद बाहर चली गई। संतोष खामोशी से आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने प्रतिभा से कोई बात नहीं की थी। प्रतिभा ने उसे पुकारा तो उसने रूखा सा जवाब दे दिया। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में चला गया। प्रतिभा थोड़ी देर सटपटाई सी बैठी रही। फिर उसे यूं लगा जैसे संतोष को बुखार है। उसने हाथ बढ़ाकर उसका माथा चेक किया तो वो तप रहा था। प्रतिभा एकदम ही उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर तक उसका सर दबाती रही और फिर अपना हाथ उठा लिया और फिर तभी संतोष ने आंखें खोलकर देखा। दबाना क्यों छोड़ दिया है? दबाती रहो, अच्छा लग रहा है। उसकी आवाज नरम थी। प्रतिभा को अच्छा लगा। प्रतिभा ने आगे होकर फिर से उसका सिर दबाना शुरू कर दिया। संतोष के चेहरे पर सुकून फैल रहा था। दोनों पति पत्नी की ये पहली भेंट थी। प्रतिभा अपनी अच्छी आदतों के कारण संतोष के दिल में उतरने लगी। पहली रात जो सेज वाला मामला हुआ था वो संतोष के दिल से निकल गया। प्रतिभा की नंदें थोड़ी परेशान सी हो गई थीं। हालांकि प्रतिभा को उनका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी से पहले तो वो इतना इस पर वारी सदके जा रही थीं, तो फिर अब वो इतना कटी कटी सी क्यों रहती थीं? मगर बहरहाल इनमें से कोई भी प्रतिभा को परेशान न करता। नई नवेली दुल्हनों वाले दिन खत्म हुए तो नंदों ने प्रतिभा का हाथ खाने में डलवा दिया, क्योंकि संतोष को 2-3 दिन बाद इंडिया से वापस चले जाना था। प्रतिभा परेशान हो रही थी, मगर वो जानती थी कि नौकरी करना संतोष की मजबूरी है। इसी नौकरी की वजह से तो घर में ये ठाट बाट चल रहे थे। संतोष के इंडिया से जाने का दिन करीब आया। प्रतिभा प्रतीक्षा में थी कि कब उसकी शादीशुदा नंदे अपने घरों को जाएं। उसने सुना था कि सिर्फ एक छोटी नंद है जो घर में रहती है। वो ज्यादातर चश्मा लगाए अपनी किताब पढ़ते हुए नजर आती है। मगर नंदों का तो ऐसा दूर दूर तक इरादा न था। शायद संतोष के इंडिया से जाने के बाद ये लोग अपने घरों को चली जाएं। प्रतिभा ने सोचा और इन्हीं सोचों में गुम संतोष अपना सामान बांधकर इन सबको बाय कहता हुआ विदेश चला गया। प्रतिभा अकेली रह गई। बुझे दिल के साथ वो लोग एयरपोर्ट से घर वापस आए और अब प्रतिभा की असल परीक्षा शुरू हुई। प्रतिभा का दिल बोझल सा हो रहा था। वो कमरे में आकर बेड पर ऐसे ही उदास लेट गई। संतोष के बगैर उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। प्रतिभा घबराकर उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर उसकी बड़ी नंद खड़ी थी और उसके पीछे उसका पति भी खड़ा था। प्रतिभा घबराकर उठ बैठी और उसने अपने दुपट्टे को ओढ़ लिया। ये कमरा अब मेरे और मेरे पति के इस्तेमाल में रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और हमारे साथ बच्चे भी होते हैं। तुम ऐसा करो, किचन के साथ जो स्टोर रूम है वहां पर एक सिंगल बेड रखा हुआ है, वहां पर जाकर सो जाओ। प्रतिभा की बड़ी नंद ने आदेश जारी कर दिया और आगे बढ़कर बेड पर बैठ गई। उसका पति भी अंदर आकर सोफे पर टांगे फैलाकर बैठ गया।
बच्चे पहले ही कमरे में आकर उधम मचा रहे थे। प्रतिभा हक्का बक्का सी उन्हें देख रही थी। ये उसका और संतोष का कमरा था, भला उसकी नंद यहाँ आकर क्यों रहेगी और वो अपने घर क्यों नहीं जा रही थी। कई सवाल थे जो प्रतिभा के दिमाग में चल रहे थे। मगर दीदी, ये तो मेरा कमरा है ना, प्रतिभा ने डरते डरते उनसे पूछा। उर्मिला को तो जैसे आग ही लग गई। वो एकदम बिफर कर बेड से उठ खड़ी हुई। क्या कहा? तेरा कमरा तेरे बाप ने बना कर दिया है? ये कमरा संतोष का है और संतोष हमारा भाई है। इस खुशफहमी से निकल जाओ कि घर की हर चीज तुम्हारी है। वैसे भी तुम्हारी शादी से पहले इस कमरे में मैं ही रहती थी। शुक्र करो कि शादी के दिनों में तुम्हें रहने को दे दिया। अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से। उर्मिला ने उसे बुरी तरह से झाड़ दिया और उसे घूरते हुए वापस बेड पर बैठ गई। प्रतिभा का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। इतनी बेइज्जती का तो उसने सोचा भी नहीं था, इसलिए खामोशी से कमरे से निकल जाने में ही भलाई समझी। घर में 3 बड़े कमरे थे, तीनों में बहनों का राज था। उसके पास आखिर में वही किचन के साथ वाले स्टोर रूम की जगह बचती थी। वो थोड़ा बड़ा सा था और वहाँ एक सिंगल बेड भी रखा हुआ था, मगर गंदगी और मिट्टी से अटा हुआ और कबाड़ बहुत था। प्रतिभा खामोशी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। धूल के कारण उसे खांसी आना शुरू हो गई, मगर जैसे तैसे उसने रात काट ही ली थी। सुबह उठते साथ उसे पूरे घर का नाश्ता बनाने का हुक्म मिला। प्रतिभा ने खामोशी से आदेश को माना। 11 बज गए मगर नाश्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। खड़े खड़े उसकी कमर दुखने लग गई। नंदो ने एक एहसान कर रखा था कि सफाई सुथराई के लिए काम वाली रखी हुई थी, बाकी खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी प्रतिभा पर थी। वो तीनों टाइम कई कई लोगों का खाना बनाती। दोनों नंदों के कई सारे बच्चे थे जो दिन भर उधम मचाते और घर को गंदा किए रखते थे। इनके शोर से प्रतिभा को ऐसा लगता जैसे उसके कान फट जाएंगे। बच्चे बहुत बदतमीज थे। सोने से पहले प्रतिभा को ख्याल आया कि वो कपड़े बदल ले, मगर उसके कपड़े तो संतोष के कमरे में ही रह गए थे। यही सोचकर वो संतोष के कमरे की तरफ आई जहां अब उर्मिला रहती थी। दरवाजा खुला था, उसने हाथ बढ़ाकर पूरा खोल दिया। सामने ही उर्मिला उसकी अलमारी खोले खड़ी थी और उसके हाथ में प्रतिभा का सोने का सेट था। दरवाजा खोलने की आवाज पर उर्मिला उछलकर पलटी और फिर प्रतिभा को देखकर उसका रंग उड़ गया। इतनी तमीज नहीं है कि दरवाजा बजाकर अंदर आया जाता है। बेशर्मी की इंतहा है। सुकून नहीं आ रहा क्या वहाँ, जो मुंह उठाकर हर दूसरे दिन इस कमरे में चली आती हो? उर्मिला ने बहुत गुस्से से कहा। प्रतिभा अचरज भरी नजरों से उसे देख रही थी। वह उसका सोने का सेट चुरा रही थी, मगर प्रतिभा में इतनी हिम्मत न थी कि वह उसे कुछ कह सके। उसने अलमारी की तरफ इशारा किया। वह मैं कुछ कपड़े लेने आई थी। हाँ ले लो, अपने कपड़े जल्दी से लो और जा यहाँ से। उर्मिला ने चैन की सांस ली। प्रतिभा ने आगे बढ़कर खामोशी से अपने कुछ सूट उठाए और फिर से वापस जाने लगी। उर्मिला ने बहुत ही दिलेरी से सोने का सेट अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। प्रतिभा जानती थी इस कमरे में रखी हर चीज अब उर्मिला और उसकी बहनों की हो चुकी है। वो खामोशी से अपने कमरे में चली आई। वो बस संतोष के फोन का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि वो उसे ये सारी बातें बताए कि घर में उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार होता है, उसके साथ कोई इज्जत से बात नहीं करता। सारी नंदे हर समय उससे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहती हैं, मगर ना जाने क्यों शादी को कई महीने बीत चुके थे, अभी तक संतोष का कोई फोन नहीं आया था। प्रतिभा के पास अपना फोन तो था नहीं और लैंडलाइन पर संतोष की कॉल आ नहीं रही थी। मगर एक दिन वो चौक सी गई। वो किचन में खाना बना रही थी जब अंदर से नंद का बड़ा बेटा उछलता कुत्ता बाहर निकला। जी हाँ मामा, मुझे बड़ा वाला टेबलेट चाहिए, वही भेजिएगा मेरे लिए, बच्चा खुशी से कहता जा रहा था। दूसरी तरफ शायद मामा ने कहा कि प्रतिभा से उसकी बात करवाई जाए। बच्चे ने इधर उधर देखा और फिर बोला, मामा मामी घर पर नहीं है। मम्मी कह रही थी कि वो सुबह रोज बाजार जाती हैं, आज भी वहीं गई हैं। किचन में खड़ी प्रतिभा इस झूठ पर सख्ते में रह गई। बच्चा ये कहते हुए वापस मोबाइल लेकर अपने कमरे में जा घुसा था। उस दिन प्रतिभा को पता चला कि संतोष का फोन आता है, मगर उससे झूठ बोला जाता है कि प्रतिभा घर पर नहीं होती। शायद वो अपनी बहनों के मोबाइल पर बात किया करता था। प्रतिभा बेचैन होकर रह गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि गरीब घर से वो लोग लड़की ब्याह कर क्यों लाए थे। इन्हें दरअसल लड़की नहीं एक नौकरानी चाहिए थी। संतोष तो शादी करके इंडिया से बाहर चला गया और घर का सारा कामकाज वो लोग प्रतिभा से करवाती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो संतोष का दिल भी प्रतिभा की तरफ से खराब कर रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन वो जागी तो उसके शरीर में हल्का हल्का सा दर्द था और गला भी दुख रहा था, मगर वो किचन में काम करती रही। शाम होने से पहले पहले उसे तेज बुखार हो गया था, इतना कि उससे खड़े होने की भी हिम्मत बाकी न रही। तभी दूसरे नंबर वाली नंद ने आकर उसे शाम के खाने का ऑर्डर दे दिया। दोपहर का खाना खत्म हो चुका था। प्रतिभा ने जो चाय का पैन रखा था वो तो उससे हिल भी नहीं पा रहा था। नंद तो ऑर्डर देकर चली गई, मगर प्रतिभा बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए किचन से बाहर निकली और तभी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ी। कई महीनों बाद वो उससे मिलने आई थी। प्रतिभा अपनी माँ को देखकर एकदम ही रो दी। माँ ने जब बेटी की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया।
वो हैरान थी। वो ये तो यही सोच रही थी कि इतने दिनों से प्रतिभा जो मिलने नहीं आई तो शायद अपने घर में बहुत खुश है। नौकर चाकर और रुपए पैसे की रेल पेल की वजह से वो उन्हें भूल गई है। मगर यहाँ तो प्रतिभा की हालत नौकरानियों से भी बुरी थी। वो बुखार में तप रही थी और किचन में जानवरों की तरह काम कर रही थी। प्रतिभा की माँ का दिल दुख से भर गया। उन्होंने उसे संभाला। प्रतिभा ने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया तो प्रतिभा की माँ हक्का बक्का रह गई, मगर वो उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले गई। प्रतिभा जैसे बिस्तर पर ही गिर गई। प्रतिभा की माँ उसके माथे पर पट्टियां रखती रही। वो बेहोश हो चुकी थी, मगर उसका बुखार किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रात फैलने लगी और तभी प्रतिभा के स्टोर रूम के बाहर शोर सा मच गया। नंदों के बच्चे खाना मांग रहे थे। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो आवाजें लगा रहे थे, मामी खाना दे दो, मामी खाना दे दो। मगर प्रतिभा को अपना होश कहाँ था। प्रतिभा की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कमरे से बाहर निकली। सामने ही प्रतिभा की नंदे अपने अपने कमरे से बाहर निकल रही थीं। वो प्रतिभा की माँ को देखकर चौंक गई। प्रतिभा की माँ ने आगे बढ़कर उर्मिला से कहा, मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, मगर वो खाना बना रही थी। तुम में से किसी को उसकी मदद करनी चाहिए थी और अभी भी उसकी हालत बहुत खराब है। उसने रात का खाना नहीं बनाया। प्रतिभा की माँ का इतना कहना था कि उर्मिला के माथे पर बल पड़ गए। वो एकदम जोर से चिल्ला उठी, आराम करने के लिए तुम्हारी महारानी को यहाँ ब्याह कर नहीं लाए। हर घर में कामकाज तो होते ही हैं और इस घर की बहू है और काम करना इसका फर्ज है। कहाँ है, मैं देखती हूँ उसे। वो आगे बढ़कर स्टोर रूम में गई जहाँ प्रतिभा बेसुध पड़ी थी। बाहर बच्चों का शोर घर में अजीब सा हंगामा पैदा कर रहा था। उर्मिला का बीपी शूट करने लगा। उसे बिस्तर पर लेटी प्रतिभा पर बहुत गुस्सा आया। उठो महारानी, उठकर खाना बनाओ, यहाँ लेटने के लिए नहीं ब्याह कर लाई हिम तुझे मैं। उर्मिला की बात पर प्रतिभा ने मुश्किल से आंखें खोली। आज उसे भी बहुत गुस्सा आ गया था। नहीं बनाऊंगी मैं खाना, मुझ में हिम्मत नहीं है। किसी ने दवा को तो पूछा नहीं, मगर खाना याद आ गया सबको। मैं संतोष की पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और आप लोग उनसे झूठ बोलते हैं कि मैं रोज बाजार जाती हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं होता। प्रतिभा की बात पर उर्मिला दंग रह गई कि आखिर आज प्रतिभा ने उसे जवाब कैसे दे दिया था। उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ प्रतिभा के मुंह पर दे मारा। उर्मिला की बाकी बहनें पीछे खड़ी ये सारा दृश्य देख रही थीं। उन सब की भी तेवरी चढ़ गई थी। प्रतिभा थप्पड़ खाकर और बेहाल हो गई, मगर आज जैसे उसकी जुबान उसके काबू में नहीं थी। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। छोटी नन ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर तो वो इंसानों से जानवरों में बदल गईं। इन सब ने प्रतिभा को जोर जोर से मारना और पीटना शुरू कर दिया। शायद उन्हें यह गवारा न था कि गरीब परिवार की लड़की उन्हें जवाब दे। कमरा प्रतिभा की चीखों से गूंज रहा था। प्रतिभा की माँ बाहर खड़ी कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बूढ़े हाथों से दरवाजा पीटते हुए लगातार कह रही थी कि उनकी बेटी को छोड़ दो, वो उसे अपने साथ ले जाएंगी। मगर प्रतिभा को लगातार मार मार कर उन्होंने अधमरा कर दिया। दरवाजा खोला तो प्रतिभा के होठों से खून बह रहा था। तमाचों से उन्होंने प्रतिभा का चेहरा लाल कर दिया था। वो बेहोश हो चुकी थी। प्रतिभा की माँ उसे संभालते हुए उठा रही थी। चल मेरी बच्ची, निकल इस जेल से, ये तो नर्क है। मैं तुझे अपने घर ले जाती हूँ। जब संतोष आएगा तो उसे ये सारी बातें बताना। भगवान जाने उसे सब पता है कि नहीं। प्रतिभा की माँ रोते हुए उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। बाहर उर्मिला संतोष को फोन करके कह रही थी, हद कर दी तुम्हारी पत्नी ने, घर की सारी जमा पूंजी अपने मायके वालों पर लुटा दी है। अपना सोने का सेट भी माँ को दे आई थी, क्योंकि छोटी बहन की शादी थी और आज उसकी माँ और पैसे मांगने आई थी। घर में पैसे पहले ही कम है। मैंने मना किया तो दोनों माँ बेटियां लड़ झगड़ कर अपने घर चली गई हैं। उर्मिला ने झूठ की सारी सीमाएं पार कर दी थी। दूसरी तरफ संतोष को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने फोन काट दिया। उर्मिला संतुष्ट थी, मगर बस एक ही परेशानी थी कि प्रतिभा घर से चली गई थी। अब घर का कामकाज कौन करेगा, मगर फिर भी वो खुश थी। उसने भाई के जीवन में आने वाली लड़की को घर से निकलवा दिया था। प्रतिभा खामोशी से माँ के घर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा है। संतोष ने उसे कभी दोबारा फोन तक न किया, मगर वो नहीं जानती थी कि संतोष को तो इन सब बातों का पता ही नहीं था। दूसरी तरफ संतोष खुद हैरान था कि प्रतिभा जैसी अच्छी सीधी लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। और इन्हीं सवालों के जवाब मालूम करने के लिए एक दिन वो बगैर किसी को बताए इंडिया पहुंचा। वो चुपके से अपने घर के अंदर गया। घर का दरवाजा खुला था। बहनों के बच्चों ने घर में उधम मचा रखा था। घर बहुत ही गंदा हो रहा था। किचन से खाना बनने की खुशबू आ रही थी। संतोष खामोशी से कदम रखता हुआ अंदर चला आया। सामने तीनों बहनें ताजा ताजा शॉपिंग करके लाए गए कपड़े देख रही थीं। एक दूसरे को दिखाते हुए खूब हंस रही थीं। संतोष अभी उनके सामने नहीं आया था, मगर अचानक वो चौंक पड़ा। छोटी वाली नंद कह रही थी कि दीदी, आपने सही अपनी पत्री के इलाज के लिए कहकर भाई से पूरे 50,000 मंगवा लिए। इतने महंगे कपड़े खरीद कर लाई हैं आप। मैं भी भाई से कहूंगी कि मेरा टेस्ट है, उसके लिए फीस जमा करवानी है। भाई ऐसे ही पैसे भेजते रहेंगे, वो हंसते हुए कह रही थी।
उर्मिला ने भी एक जोरदार कहकहा लगाया। हाँ तो और तो नहीं तो क्या, इतनी मेहनत की है मैंने संतोष के पैसे पर ऐश करने के लिए। पहले उस बेवकूफ प्रतिभा को मार पीट कर घर से निकाला और अब झूठ बोल बोल कर पैसे मंगवाती हूँ। देखो कितना एहसान करती हूँ तुम लोगों पर। तुम लोग भी मेरा खूब ख्याल रखा करो, पूरी विलन बन गई हूँ मैं तो। वो हंसते हुए कह रही थी। जवाब में उसकी सारी बहनें हंसने लगी। संतोष के पैर जमीन में गड़ने लगे। अपनी बहनों का ये रूप उसने आज पहली बार देखा था, मगर वो दुनिया देख चुका था। उसे पता था शोर शराबा करने से कुछ हासिल न होगा, इसलिए वो उल्टे कदम वो वापस चला गया। वो सीधा प्रतिभा के घर की तरफ चला गया। दरवाजा बंद था। उसने हल्की सी दस्तक दी। किसी बच्चे ने दरवाजा खोला। वो घर के अंदर चला आया। छोटा सा गरीब सा घर था, मगर साफ सुथरा सा। उसे सुकून सा महसूस हुआ। सामने ही प्रतिभा लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। संतोष को अफसोस सा होने लगा। जो सच्चाई वो सुनकर आ रहा था, इसके बाद उसके दिल में प्रतिभा के लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया था। उसने पास जाकर गला खंगार कर प्रतिभा ने चौंक कर देखा और संतोष को अपने सामने देखकर वह हैरान रह गई। संतोष उसके सामने जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो प्रतिभा, मैं इंडिया जैसे ही वापस आया मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। मेरी बहनों ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है और मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें मारकर घर से निकाल दिया। मैं इसका तो बदला नहीं दे सकता, लेकिन आगे तुम्हें जिंदगी भर खुशियां जरूर दूंगा। संतोष का स्वर मजबूत और दो टूक था। प्रतिभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी वो सारी तकलीफें याद थीं। उसके दाएं गाल पर चोट का निशान अभी भी साफ था। संतोष ने अपना कहा हुआ पूरा किया और उसके लिए अलग शानदार सा घर बनवाया। नंदो को जब पता चला कि संतोष प्रतिभा को वापस ले आया है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर संतोष ने साफ कह दिया था कि अब उसके घर में उसकी कोई बहन नहीं रहेगी। उसने अपना पुराना घर बेच दिया था और नया घर प्रतिभा के नाम कर दिया था, जिसके कारण अब नंदे प्रतिभा के साथ अच्छा संबंध बनाकर रहने पर मजबूर थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।